नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। दोस्तों आज हम आर ओ एग्ज़ाम 2023-24 जो आपका होना है उसका पेपर 1 जो आपका होता है सामान्य अध्ययन, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कराने वाले हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, 4 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक हैं। कौन है आपको बताना है इसके लेखक। काशीनाथ सिंह, नीरजा यादव, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अजय मिश्र। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा अब्दुल बिस्मिल्लाह। अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक अब्दुल बिस्मिल्लाह हैं। कलाकार अब्दुल बिस्मिल्लाह का जन्म 5 जुलाई 1949 को इलाहाबाद जिले के बालाफर गांव में हुआ था और उनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई थी। इनका यह उपन्यास उर्दू और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, वर्ष 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई। मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, यहाँ पर सही हो जाएगा संथाली। दिए गए विकल्पों के अनुसार वर्ष 1993 में संविधान की 8वीं अनुसूची में किसी भी भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया था। 92 अधिवेशन संविधान संशोधन 2003 जो कि हुआ था के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई भाषाएं थीं बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को जोड़ा गया था। और वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित भाषाओं की संख्या 22 है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर संथाली हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। प्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, प्रगामी एवं अनुप्रस्थ, अप्रगामी एवं अनुदैर्ध्य, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ। यहाँ पर हमारा दोस्तों डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। एक सितार में अनुप्रस्थ आगामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। चूंकि सितार का तार ऊपर से नीचे की ओर गति करता है इसलिए तार में चोटियों व गर्तों का निर्माण होता है। कणों की गति तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत चलती है जिससे अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। कैल्शियम, सल्फर, जस्ता, लोहा। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा सल्फर। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। सल्फर एक आवश्यक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। यह सिस्टीन, मेथियोनिन, क्लोरोफिल व तिलहन फसलों के तेलीय पदार्थ के संश्लेषण जैसे कारकीय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरसों को सामान्यतः राई या लाही के रूप में जाना जाता है। यह ब्रसिका समूह के तिलहन में एक महत्वपूर्ण फसल है। पीली सरसों में तेल की मात्रा 71 से 37% तक होती है। तो इस प्रकार दोस्तों सल्फर यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है। सोन नदी, हिंडन नदी, गंडक नदी, शारदा नदी। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गंडक नदी। यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा।
गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती है। इस नदी को नेपाल में शालिग्राम व मैदानी भाग में नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी का उद्गम नेपाल सीमा के निकट तिब्बत में धौलगिसी के उत्तर में 7,620 मीटर की ऊंचाई से होता है। यह नदी नेपाल व बिहार की प्रमुख नदी है जो पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी काली गंडक एवं त्रिशूली गंगा है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। कब पारित हुआ था ये आपको बताना है। 2001, 2005, 2009, 2013। तो ये दोस्तों पारित हुआ था 2005 में, यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। इसे जनवरी 2006 में लागू किया गया था। इस अधिनियम को भारत सरकार द्वारा आपदाओं के कुशल प्रबंधन व इससे जुड़े अन्य मामलों हेतु पारित किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य आपदा प्रबंधन में शमन रणनीति तैयार करना व क्षमता निर्माण करना आदि है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जलान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? द फ्यूचर ऑफ इंडिया, इंडियाज पॉलिटिक्स, इमर्जिंग इंडिया और द इंडिया स्टोरी। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा द इंडिया स्टोरी, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जलान की पुस्तक द इंडिया स्टोरी जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य भारत की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के भविष्य के लिए सबक प्रदान करना है। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस वर्ष किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जर्मन वॉच, विश्व मौसम विभाग संगठन, विश्व बैंक। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा जर्मन वॉच, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। वैश्विक जलवायु जोखिम जर्मन वॉच संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वॉन और बर्लिन में स्थित जर्मन वॉच तक स्वतंत्र विकास और पर्यावरण संगठन है जो सतत वैश्विक विकास के लिए कार्य करता है। सूचकांक इस बात का विश्लेषण करता है कि मौसम से संबंधित नुकसान की घटनाओं के प्रभाव से देश और क्षेत्र किस हद तक प्रभावित हुए हैं। जर्मन वॉच ने हाथ में वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 जारी किया था। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय कहाँ है? लीमा पेरू, शिमला भारत, डैकर सेनेगल, डबलिन आयरलैंड। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा लीमा पेरू। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय लीमा में है, पेरू में। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और यह आलू, शकरकंद, अन्य जड़ व कंद वाली फसलों के विकास के लिए अनुसंधान के लिए एक संगठन है। यह किफ़ायती पौष्टिक भोजन तक पहुंच बढ़ाने के लिए नव प्रवर्तनशील विज्ञान आधारित समाधान प्रदान करता है, समावेशी स्थायी व्यवस्था को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1790, 1792, 1796, 1797। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1797, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। 1797 ईस्वी में अंग्रेजों ने प्रयागराज के किले पर अधिकार कर लिया। यह स्थान ब्रिटिश सैनिकों की छावनी बनाया गया। 1834 ईस्वी में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी बनाया गया और 1866 ईस्वी में
कोर्ट की स्थापना की गई। प्रयागराज का किला 1583 ईस्वी में भारत के मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित किया गया था। किला गंगा के संगम के पास यमुना के तट पर स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? महिला समृद्धि योजना 1993, महिला स्वशक्ति योजना 1998, महिला साम्राज्य योजना 1989 और राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन 2003। ये दोस्तों गलत हो जाएगा। 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जिले से शुरू किया गया। नीति आयोग ने पोषण अभियान को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री समग्र पोषण व्यापक योजना या राष्ट्रीय पोषण मिशन गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार करने के लिए भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, राज्य विधान मंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? ऑप्शन है, ए ऑप्शन में 30 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी इसमें कम हो। बी ऑप्शन में है सदन की कुल सदस्यता का आधा। सी ऑप्शन में सदन की कुल सदस्यता का 1/4 और डी ऑप्शन में 10 सदस्य या कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा और जो भी अधिक हो इसमें। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और राज्य के विधानमंडल से मिलकर बनता है। संविधान के अनुच्छेद 168 द्वारा राज्य विधानमंडल की व्यवस्था है। कोरम का तात्पर्य उन सदस्यों की संख्या से है जो एक सदन की बैठक के लिए उपस्थिति होनी चाहिए। जो राज्य के विधान मंडल के एक सदन की बैठक का गठन के लिए गणपूर्ति 10 सदस्य या कुल संख्या का 10वां हिस्सा होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम आपको बताना है। इनमें से कौन सा आरोही क्रम सही है आपको यहाँ पर बताना है। इसमें दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में राज्यों का सही क्रम अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम है। अरुणाचल प्रदेश 68.8%, मेघालय 86.11%, नागालैंड 86.5% और मिजोरम 94.4%। ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भैंस, बदावरी, गाय, सिंधी, बकरी, जमुनापारी, भेड़, थार पारकर। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है, इसमें दोस्तों थार पाकर भेड़ की नस्ल नहीं है, यह गाय की नस्ल है जो मुख्य रूप से राजस्थान के जोधपुर व जैसलमेर में पाई जाती है। इस नस्ल की गाय भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायों में गिनी जाती है। इसे स्थानीय भागों में मलाड़ी नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। इस गाय का औसतन दूध उत्पादन 1600 से 2500 लीटर प्रति ब्याज है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 3 दोस्तों कथन आपके सामने दिए हुए हैं। 1 नंबर पे है, भारत में गाय दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, गलत टाइप हो गया। गाय उत्पादन का सबसे बड़ा हब है। 2 नंबर का कथन है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक देश है। और तीसरे नंबर पर है, भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है।
तो आपको बताना है इन तीनों कथनों में कौन सा सही कथन है। इसमें दोस्तों पहला और दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाता है, यानी यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ने, ये दोस्तों यहाँ पर गन्ने है, ये आधा ना इसमें छूट गया है, गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक हब है। यह देश की कुल गन्ना उत्पादक का 39वां% है। गन्ना उत्पादित कर 39% गन्ना उत्पादित करता है। राज्य में एक वर्ष में लगभग 135.64 मिलियन टन गन्ने का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। राज्य का देश के कुल उत्पादन का लगभग 18% योगदान है। चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? ऑप्शन है आपके कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, बी ऑप्शन में नसरुद्दीन महमूद, सी ऑप्शन में नसीरुद्दीन खुसरो शाह और डी ऑप्शन में है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा नसीरुद्दीन खुसरो शाह। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी और वह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और हिंदू धर्म को अधिक महत्व देने के कारण वह मुस्लिमों में अप्रिय हो गया। 5 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक ने खुसरो शाह को पराजित करके गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा तथा तुगलक वंश की स्थापना हुई। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किस शहर ने खादी माटी कला महोत्सव 2023 की मेजबानी की? दिल्ली, पटना, अहमदाबाद, रांची। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRE की पहली महिला महानिदेशक DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कंचन देवी, किरण बेदी, बी राधिका, सरा शर्मा। तो इसमें दोस्तों कंचन देवी सही उत्तर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये करंट अफेयर के दोस्तों प्रश्न है और ये सभी प्रश्न जो हमारी संडे की स्पेशल क्लास होती है उसमें ये सभी प्रश्न कराए गए हैं। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, FMCG प्रमुख हिंदुस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड HUL के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव सन्याल, तरुण बजाज, KN राघवन, संजय मल्होत्रा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है संजीव सन्याल, यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 नवंबर, 30 नवंबर, 2 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 2 दिसंबर को। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।